ये कहानी सन 90 के दशक की है। बात है नवयुग स्कूल की, जो शहर के बीचों बीच एक शान की तरह खड़ा है। ये 3 मंजिला स्कूल अपने अंदर कई राज दफन किए हुए हैं। कहते हैं कि ये स्कूल हर 25 दिसंबर की रात को जिंदा हो जाता है। स्कूल का हर कोना, हर दीवार, हर क्लास से अजीब सी हलचल शुरू होती है। तरह तरह की दबी हुई आवाजें उस रात बाहर आ जाती है और खेला जाता है मौत का महातांडव। कुछ कहते हैं कि वहाँ नीचे लाशें दफन हैं, तो कुछ काला जादू होने का दावा करते हैं। तो कुछ कहते हैं कि उन्होंने वहाँ तीसरी मंजिल पर बच्चों के एक बड़े झुंड के साए को देखा है, जिस कारण वो एक भूतिया स्कूल माना जाता है। कुछ 1 साल पहले ही एक सिक्योरिटी गार्ड की लाश स्कूल के गलियारे में मिली थी, जो स्कूल का मुआयना कर रहा था। और मुआयना करते वक्त उसके पीछे एक काली शक्ति धुएं के रूप में उसके पीछे पड़ गई थी और उसके बाद से वो गायब हो गया। बाद में स्कूल के गलियारे से लाश सड़ने की बदबू उठने लगी, तो तलाशी करवाई गई और उसकी लाश मिली। और जिसने भी वो लाश देखी, उसका मानना था कि ये सब की वजह उस स्कूल की तीसरी मंजिल थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ प्रेत आत्माओं का साया है। कहते हैं कि जो भी उस तीसरी मंजिल पर गया, वो जिंदा वापस नहीं आया। वो शराब ग्रस्त तीसरी मंजिल। दिसंबर की सर्द रात, कोहरे की चादर में ढका हुआ नवयुग स्कूल और अंदर की दीवारों पर खून से लिखा था 25 दिसंबर दुर्घटनाग्रस्त। उसी रात स्कूल को बंद कर दिया जाता है, उसके अगले सेशन तक। स्कूल का नया सेशन, बच्चे स्कूल के अंदर रेस लगाते हुए अपनी नई क्लास तक पहुंचने के लिए, उन्हीं में से एक था विहान, जिसका अभी अभी 5वीं क्लास में एडमिशन हुआ था। और उसके साथ 2 नए लड़के, रोहित और संजय, जो विहान के साथ ही नवयुग में नए आए हैं और क्लास में भी साथ ही बैठे थे। तीनों की खूब अच्छी पटरी खाने लगी थी और तीनों एक साथ लंच करते और एक साथ ही रहते। उनके दिन स्कूल में अच्छे ही कट रहे थे। एक दिन उनको आपस में बात कर रहे 2 गार्ड्स की बातें सुनाई दी। अरे सब जानता हूँ मैं इस स्कूल के बारे में। ये 3 मंजिले का स्कूल खतरे की घंटी जैसा है। खतरा समझता है ना? अरे मुझसे क्या छुपा हुआ है? देख, 25 दिसंबर आने को है। यहाँ की दीवारों पर लिखा मिलेगा 25 दिसंबर दुर्घटनाग्रस्त। अरे हाँ यार, ये तारीख तो नजदीक ही है, पर उस दिन वो क्रिसमस पड़ जाता है ना, तो स्कूल तो वैसे भी बंद रहेगा। बच्चे तो सुरक्षित ही रहेंगे। पता नहीं ये विद्या और सागर वाला झमेला स्कूल से कब जाएगा। ये बेचारे बच्चे। ये कहते हुए दोनों ने मुड़कर तीसरी मंजिल की ओर देखा। सच में बड़ा बुरा हुआ। दोनों बच्चे आत्महत्या करके मर गए और उसके बाद बाकी बच्चे भी पता नहीं कैसे गायब हो गए। कहते हैं हर 25 दिसंबर को उनकी आत्मा आती है और जो मिल जाए उनको खींच ले जाती है। बात करते हुए दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उनका मानना था कि वो उन्हीं बच्चों की आत्माएं हैं जो आज भी उस तीसरी मंजिल पे भटक रही है, और जो भी बच्चा वहां जाता है वो उसे भी अपना शिकार बना लेते हैं। विहान, संजय और रोहित की ये सुनकर होश उड़ गए। उन्हें लगा कि कहीं स्कूल में सच में तो कुछ नहीं है, जैसे वो 2 बच्चों का भूत। पर उनका मन इसे मानने से इनकार नहीं कर पा रहा था। बाल मन था, एक बार जो दिमाग में बैठ गया उसका सच जानने के लिए हट कर बैठा, और इसी हट को लेकर वो चल पड़े उस भयानक तीसरी मंजिल की ओर। स्कूल के गलियारे से एक रास्ता जाता था तीसरी मंजिल की ओर। गलियारे में अंदर जाते ही एक चैनल गेट था, जिसके अंदर से ऊपर की ओर सीढ़ियां जाती थी, और वहीं से रास्ता था तीसरी मंजिल का। विहान, संजय और रोहित सबसे बचकर उस चैनल गेट तक गए थे, जहां पर फैला था एक अजीब सा सन्नाटा और अजीब से डर की दहशत, जो वो अपने अंदर हल्की हल्की महसूस कर रहे थे। उस वक्त तीनों के चेहरों पे पसीना था और गलियारे में फैले सन्नाटे की दहशत भी। पर फिर भी हिम्मत बांधकर उन तीनों ने एक दूसरे की ताकत के सहारे उस चैनल गेट को खोला, और उसके खुलते ही धुएं ने पूरे गलियारे को घेरना शुरू कर दिया। अजीब अजीब आवाजों के साथ पता नहीं धुआं अचानक कहां से फैलने लगा।
पर उसी धुएं के बीच कुछ कदमों की आहटें उन्हें सुनाई देने लगी, जो अब उन तीनों के कान तक भी पहुंच रही थी। और जरा सी आवाज तेज हुई तो डर से उनके कदमों को अपने आप सीढ़ियों पर चढ़ा दिया और कुछ कुछ जीने पार कर दूसरे माले की तरफ भागते हुए आ गए, जहां पे धुआं अब और गहरा होने लगा था कि तभी उन्हें किसी लड़की की आवाज आई। और फिर वो आवाज हंसने लगी। वो आवाज सुनते ही तीनों डर में नीचे की तरफ भागे, चिल्लाते हुए। वो तीनों जैसे जैसे नीचे की ओर भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे अनजाने कदम उन्हें खींचने के लिए उनके पीछे भाग रहे हो। उनका शोर सुनते ही एक सिक्योरिटी गार्ड टॉर्च लेकर उस तरफ भागते हुए आया और तब तक वो तीनों अपने चेहरे पर डर लिए नीचे आ चुके थे, रोती हुई हालत में। उनके बाहर आते ही सिक्योरिटी गार्ड ने चैनल गेट को पूरी ताकत से बंद करके उसमें ताला लगा दिया और उनकी इस नादान हरकत के लिए उन्हें प्रिंसिपल के पास ले जाया गया। विहान, संजय और रोहित प्रिंसिपल ऑफिस में हाथ बांधे खड़े हुए हैं। प्रिंसिपल सर गुस्से में उन तीनों को देख रहे हैं। वहीं खड़ा सिक्योरिटी गार्ड पूरी बात बता रहा है। सर, ये तीनों बच्चे ऊपर तीसरी मंजिल में जा रहे थे, जबकि वहाँ जाना तो। उसके इतना बोलते ही प्रिंसिपल सर ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया और बच्चों को डांट लगाते हुए कहा, आइंदा अगर ये गलती की तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे तुम तीनों, समझ में आए? प्रिंसिपल की डांट सुनकर वो लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल ने सिक्योरिटी से सख्त लहजे में कहा, सुनो, 25 दिसंबर को सिर्फ कुछ ही वक्त रह गया है, इसलिए चौकसी बढ़ा दो और वहां चैनल गेट पर भी ताला लगा दो। कोई भी वहां नहीं जाना चाहिए, समझ गए? प्रिंसिपल की डांट सुनकर वो गार्ड भी चला गया। समय ने करवट ली और आ गई वो रात जिससे सब अनजान थे और खुलने वाला था वो राज जिससे सब खौफ खाते थे। उस दिन विहान, संजय और रोहित चुपके से स्कूल के पीछे वाले गेट से छुपते छुपाते अंदर आ गए थे और दबे पांव स्कूल कॉरिडोर से होते हुए जाने लगे कि अचानक उनकी नजर क्लास के ऊपर दीवारों पर गई। खून की बूंदें टपक रही थी और खून से सने थे वही शब्द, 25 दिसंबर दुर्घटनाग्रस्त। और कुछ क्लासेस के ऊपर अपने आप खून से शब्द उभर कर आने लगे थे, वही 25 दिसंबर दुर्घटनाग्रस्त। ये सब उन तीनों के लिए काफी डरावना हो चला था। अगले ही पल वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके अंदर से चीखें निकलवा दी। स्कूल का वो हिस्सा जहां इस वक्त वो लोग खड़े थे, उसकी दीवारें और छत पे कालापन पड़ने लगा और सीलन उठने लगी। वो किसी पुराने खंडर की तरह गलने लगी और उनमें से पानी उतरकर जमीन पर बहने लगा। ये सब किसी भयानक काले सपने की तरह था, उनके लिए जिससे बाहर निकल पाना उन तीनों के लिए असंभव था। उनका आगे चल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ये वो मौका था जिसने इन तीनों के अंदर पैदा कर दिया था एक ऐसा डर जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। और उसके बाद दीवारों में अजीब अजीब से चेहरों की आकृति निकलकर बाहर आने लगी, जैसे मानो वो कई साल से अंदर दबे हुए चेहरे थे। उन्हें दीवारों के पीछे और देखते देखते वो चेहरे अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगे। वो उनसे बचने के लिए वहां से भागे और 2 कदम भी नहीं बढ़ा पाए कि जमीन के नीचे से सड़े हुए हाथ बाहर आए और उनके पैरों को कसकर जकड़ लिया। वो कई सारे थे जो उनके पीछे भी जमीन से ऊपर उठकर गहरा बना रहे थे। ये तीनों अपने आसपास का नजारा देखकर दहशत में चिल्लाने लगे कि तभी उनको चिल्लाने के बीच उन चेहरों की आवाज उठी जो दर्द में रोते हुए तड़प रही थी। वो आवाजें नहीं थी, वो उन मरे हुए लोगों की चीखें थी जो वहां पे आज से कई साल पहले दब गई थी। और उन चीखों को सुनते ही जमीन से निकले हाथों ने उनके पैरों को छोड़ दिया और एक एक करके वो सारे सड़े हुए हाथ वापस जमीन के अंदर धंस गए। उसके बाद वो लोग बहुत तेजी से भागने लगे। वो बाहर का रास्ता ढूंढते हुए कब उस गलियारे तक पहुंच गए ये उन्हें पता ही नहीं चला। गलियारे में अंदर आते ही हर तरफ से धुआं भरने लगा और उसी धुएं में भयानक हंसी की आवाजें गूंजने लगी। और फिर उनके कानों में आई चैनल गेट के खुलने की आवाज जिसपे ताला पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो नहीं था। सब शांत हो गया था। वो तीनों ऊपर की तरफ चल दिए। जैसे ही उन्होंने अपनी पहली मंजिल पार की,
उन्हें अजीब सी सुगबुगाहट सुनाई देने लगी और तभी कोई चिल्लाया, यह कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। संजय तो वो चीख सुनकर वहीं फिसलकर गिर पड़ा। विहान और रोहित ने उसको संभाला और वो तीनों आ गए थे तीसरी मंजिल पर। धुंध, घना कोहरा और सन्नाटे को चीरती हुई तेज हवा की आवाज और उसी कोहरे के बीच से निकले दो चेहरे जो पूरी तरह से सुर्ख सफेद थे, जैसे जाम शरीर। एक लड़का और एक लड़की उन तीनों के सामने आए और रूखी हुई आवाज में बोलने लगे, मेरा नाम सागर है। और मेरा विद्या। वही नाम जो उन लोगों ने उस दिन गार्ड्स के मुंह से सुने थे, वे आज उनके सामने खड़े थे, एक आत्मा के रूप में। तुम लोगों ने हमारी ही कहानी सुनी होगी, है ना? और मान लिया होगा कि हम ही वो प्रेत आत्मा हैं जिन्होंने इस स्कूल पर अपना कब्जा जमा रखा है। वो तीनों जो पहले से डर के साये में जी रहे थे, डरते डरते हाँ में सर हिलाते हैं। पर सच्चाई कुछ और ही है यहाँ की, जिसे ना कोई जानता है और ना कोई जानना चाहता है। क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह ही थे जब हमें ये राज पता चला कि ये स्कूल एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है और यहाँ की प्रिंसिपल सर की बहू ने काला जादू करके इन बुरी शक्तियों को जगाया था। वो 25 दिसंबर की रात थी जब ये सब हुआ। प्रिंसिपल की बहू काले कपड़े में एक अग्नि घेरे के बीच बैठ के तंत्र विद्या में लीन है। उसके होठ लगातार एक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और घेरे के बीच एक तंत्र चक्र बना हुआ है जिसमें वो लगातार राख डालकर मंत्र बोले जा रही है। थोड़े ही देर में उस चक्र से काली शक्तियां काले धुएं के रूप में उठने लगी और जब प्रिंसिपल सर को इसका पता लगा तो उन्होंने अपनी ही घर की बहू को उसी रात आग के हवाले कर दिया। वो तड़पते हुए मर गई, पर उसका पूरा साया यहीं रह गया, एक अतृप्त आत्मा के रूप में। और तब से वो यहाँ और बुरी आत्माओं के साथ भटक रही है। उन लोगों ने आगे कहा कि वो यहाँ अकेली नहीं है, उनके जैसे और भी बच्चे हैं जो उनकी गिरफ्त में है। विहान, संजय और रोहित ने जब घूमकर अपने आसपास देखा तो वो हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ तमाम बच्चे मौजूद थे जो अब जिंदा नहीं थे, वो बस लाशें थी। और तभी उनके करीब आ गई थी वो सारी बुरी शक्तियां जिन्होंने उन बच्चों की आत्माओं को अपना गुलाम बना रखा था। जिनमें से एक थी प्रिंसिपल की बड़ी बहू। उसका शरीर पूरा जला हुआ था और वे उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ी। वो तीनों बच्चे उससे बचने के लिए भागे और जल्दबाजी में उनका पैर फिसल गया। वो तीसरी मंजिल से गिरकर मर गए। नीचे गिरते हुए उनकी चीखें वो सब सुन रहे थे और फिर वो तीनों भी शांत हो गए। अगली सुबह उन तीनों की लाशें गार्डन एरिया में मिली। प्रशासन दंग था। वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। बच्चों के माँ बाप फूट फूट कर रो रहे थे। वही ऊपर स्कूल की तीसरी मंजिल से विहान, संजय और रोहित, बाकी बच्चों की आत्मा, ये सब मायूसी से देख रहे थे। स्कूल का राज जो कभी पूरी तरह से खुला नहीं और दफन पूरी तरह से हुआ नहीं। कॉलेज के एग्जाम नजदीक आ चुके थे। वो बच्चे भी जो कॉलेज की क्लास के दौरान पढ़ाई नहीं करते, अब एग्जाम के लिए लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बना रहे थे। लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। सब बच्चे लोग पूरे सेमेस्टर सोते रहते हैं। एग्जाम के समय पढ़ाई की हाय तौबा रहती है। ईश्वर सबकी पढ़ाई अच्छे से पूरी करे, कहीं ऐसा ना हो जैसा आज से 5 साल पहले हुआ था। सोचते सोचते लाइब्रेरियन बच्चों को उनकी जरूरत की किताबें देते जा रहे थे। शाम होते होते लाइब्रेरी खाली होने लगी थी। केवल कुछ एक बच्चे ही वहां पर मौजूद थे। ए बच्चा लोग, अब लाइब्रेरी बंद करना है, चलो कल आना। थोड़ा सा ही बचा है, कंप्लीट कर लेने दीजिए ना, नहीं तो कल दोबारा यही बुक फिर से इशू करानी पड़ेगी। देखो बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा है, हमको भी घर जाना है भाई। निकलो सब यहाँ से, सब निकलो यहाँ से। वैसे भी देर रात तक यहाँ पर रुकना मना है। कहते हुए वो गौर से लाइब्रेरी की दीवारों को देखने लगा। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो एक एक कर सभी बच्चों को लाइब्रेरी से निकाला और धीरे धीरे सारी लाइट्स बंद कर रहा था। मगर लाइब्रेरियन को चकमा देकर प्रांजल वहीं लाइब्रेरी में रुक गया।
आज रात हर हाल में लाइब्रेरी में ही रुककर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही होगा, वरना कल सुबह प्रोफेसर वाइवा में नंबर काट लेंगे। लाइब्रेरियन सभी स्टूडेंट्स को बाहर ले जाकर लाइब्रेरी का ताला लगा देता है। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। तेज बारिश और बादलों के कारण ऐसा अंधेरा हो गया था कि मानिए रात के 9 से 10 बज रहे। लाइब्रेरी में प्रांजल के सिवा अब कोई भी नहीं था। वो बिना रुके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था। उसे पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि रात के 12 बज गए। एक जैसा लिखते लिखते उसे थकान होने लगी थी। उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वो खड़े होकर कुछ चहलकदमी करने लगा। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। सुनसान रात में बिजली की गड़गड़ाहट उसके मन में भय पैदा करती थी। तभी एक झटके से खिड़की खुल गई और बारिश का पानी लाइब्रेरी में आने लगा। किताब खराब ना हो जाए इस डर से उसने तुरंत खिड़की को बंद करने के लिए आगे बढ़ा तो उसे खिड़की पर एक साया नजर आया। वो एक पल के लिए चौंक गया, मगर फिर उसने जब गौर से देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो खिड़की बंद कर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद अचानक उसे किसी किताब की जरूरत पड़ी तो उस बुक को उठाने के लिए वो जैसे ही अपनी चेयर पर से उठा, उसे ऐसा लगा मानो उसके पीछे से कोई निकला हो। उसने पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो कुछ देर तक किताब ढूंढता रहा। जैसे ही उसे वो किताब मिली और उसने तब किताब को निकाला, वहां शेल्फ में रखी हुई किताबें खुद ब खुद जमीन पर गिरने लगी। उसने जैसे तैसे वो सारी किताबें उठाकर वापस शेल्फ पर लगाई तो लाइब्रेरी की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और उसका लैपटॉप अचानक से चालू हो गया। उस पर तेज हॉरर म्यूजिक प्ले होने लगा। वो उस वक्त लाइब्रेरी में अकेला ही था और उसके साथ ही सारी घटनाएं एक के बाद एक घटित हो रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसके दिल और दिमाग पर डर हावी होने लगा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि हो सकता है ये उसका भ्रम हो, मगर अचानक ही उसे सामने वाले दीवार की सीलिंग पर कोई रेंग कर चलता हुआ नजर आया, जो तेजी से एक दीवार से दूसरी दीवार पर जाकर गायब हो गया। उसे लगने लगा शायद थकान की वजह से उसे इमेजिनेशन हो रहा है। उसने तुरंत खुद को संभाला और चेयर पर बैठे बैठे वहां से निकलने के बारे में सोचने लगा। थकान के कारण जो आंखों में नींद थी वो गायब हो चुकी थी। तभी बिजली जोर से कड़कड़ाई और उसे अपने सामने एक काला साया नजर आने लगा। वो उसे देखकर चीखता, उसके पहले ही वो काला साया धीरे धीरे एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। उसके बाद कुछ ही पल में जो सुनसान वीरान लाइब्रेरी पड़ी थी छात्रों की चहल पहल से रोशन हो गई। उसके आसपास ढेर सारे बच्चे थे जो अलग अलग बुक्स लेकर पढ़ाई कर रहे थे, मगर उन सब की नजर आते ही लाइब्रेरी का तापमान बहुत कम हो गया था। वो ठंड से कांपने लगा। वो अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपने चेहरे पर गर्माहट का एहसास कर ही रहा था कि तभी उसे लगने लगा कि उसके आसपास बहुत तेज गर्मी हो गई। तब उसका पूरा चेहरा पसीने से भर चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने सारे लोग अचानक यहाँ पर कैसे आ गए। वह सब अपने में ही बातें करने में मशरूफ थे। प्रांजल मानो उनके लिए वहां पर मौजूद ही नहीं था। तभी एक दो लोग प्रांजल के आर पार ही निकल गए। अब उसका डर के कारण बुरा हाल हो चुका था। वो डर कर छुपने की कोशिश करने लगा, मगर शायद उन लोगों को भी समझ में आ गया था कि उन लोगों के अलावा वहां पर कोई और भी मौजूद है। लाइब्रेरी में उस वक्त प्रांजल के अलावा जो कोई भी मौजूद था धीरे धीरे प्रांजल की ओर बढ़ने लगा। प्रांजल को अब लग रहा था कि यहां से उसका बचना नामुमकिन है। उसने लाइब्रेरी के बारे में जो कुछ भी सुना था सब कुछ सच ही था। यहां से उसका बचना नामुमकिन है। यहाँ पर कई सारी भटकती हुई आत्माएं हैं,
मगर एक बार उसने खुद को बचाने के लिए आखिरी कोशिश करने के बारे में सोचा और किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने के लिए अपनी पैंट की पॉकेट में ढूंढने लगा, मगर वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे याद आया कि फोन तो उसने लैपटॉप के पास रखा था। वहां उन सब से नजरें बचाकर लैपटॉप की ओर वो भागा। तभी उसे अपना फोन नजर आ गया। उसने फोन को हाथ में लिया और लाइब्रेरियन का नंबर डायल किया ताकि वो आकर तुरंत लाइब्रेरी खोल दे और वो बच जाए। मगर जैसे ही उसके फोन पर बेल जाने लगी, दूसरी तरफ से फोन में किसी और के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। प्रांजल को लगा शायद उसने गलत नंबर डायल कर दिया है, इसीलिए वो तुरंत फोन चेक करने लगा तो वो नंबर लाइब्रेरियन का ही था। तभी उसके फोन में से किसी और के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। डर के कारण उसे अपना फोन फेंकना पड़ा। उसे अब बहुत घुटन महसूस होने लगी। उसे इतना पसीना आ रहा था कि वो पसीने में पूरी तरह से भीग चुका था। सिर में इतना भारीपन था कि मानो कई सारे हथौड़े एक साथ उसके सिर पर चल रहे हो। वो सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। तभी तक जो अच्छे खासे इंसान नजर आ रहे थे अचानक सड़ी गली लाशों में बदल गए। उन सब के हाथ पैरों पर जलने के निशान थे। शरीर पर कई जगह छाले हो गए थे। घावों में से पानी बह रहा था। वह सब अपने पैरों को घसीटते हुए धीरे धीरे प्रांजल की ओर बढ़ने लगे। प्रांजल डर के कारण थर-थर कांप रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी वो देख रहा है क्या वो सच है या सपना। अचानक उसने कुछ सोचा और भागते हुए लाइब्रेरी के दरवाजे के पास जा पहुंचा। वो जोर जोर से दरवाजा ठोकते हुए मदद की गुहार कर रहा था, मगर बाहर हो रही तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के कारण कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। सारी लाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और अब वो लाशें जलने लगी थी। कौन हो तुम लोग? जाने दो मुझे। हम लोग इसी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे। उन दिनों कॉलेज में रैगिंग अलाउ नहीं थी, मगर फिर भी सीनियर अपने जूनियर को कई तरह से परेशान करते। ऐसे ही हमारे एक सीनियर ने हमारी रैगिंग लेने के लिए हमें इस लाइब्रेरी में बंद कर दिया था। उस रात को तेज बारिश होने की वजह से ऐसे ही जोरों की बिजली कड़क रही थी और आंधी तूफान आया हुआ था। हमारी आवाज इस लाइब्रेरी से बाहर नहीं जा पा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा सुबह तक यहीं रुक जाते हैं। मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। शॉर्ट सर्किट होने के कारण किताबों में लगी आग पूरी लाइब्रेरी में फैल चुकी थी और हम लोग उसी आग में जल रहे थे। हमारी चीखने चिल्लाने की आवाज इस लाइब्रेरी से बाहर नहीं जा रही थी। जलने और दम घुटने के कारण हम लोग यहीं पर कैद होकर रह गए। अब तुम भी हमारे साथ ही यहीं पर रहोगे। ये कहते हुए वो जलती हुई लाशें प्रांजल के पास आ गई और प्रांजल भी उन्हीं के साथ जलकर खत्म हो गया। पूरी लाइब्रेरी भी जल रही थी। अगली सुबह जब लाइब्रेरियन वहां पर आया तो वो देखकर हैरान रह गया। सामने प्रांजल की जली हुई लाश थी, मगर और कोई भी जलने का नामो निशान नहीं था। लाइब्रेरियन समझ गया ये सब कुछ उन्हीं स्टूडेंट्स की भटकती आत्मा का काम है। प्रांजल की मौत के बाद अब कोई भी उस लाइब्रेरी में शाम के बाद कभी नहीं रुकता। कहीं आपको भी तो लास्ट टाइम नोट्स नहीं बनाने हैं?